नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं, सोशल साइंस की क्लास रहेगी, सामाजिक विज्ञान की क्लास रहेगी, आपके नए ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेगी। और सभी को पता है एनसीईआरटी का संग्रह चल रहा है, 3000 एमसीक्यूज का चल रहा है, जो समस्त आपके निचोड़ है, आपके सिलेबस का निचोड़ है, आपके टीटी एग्जाम के क्रैक करने का निचोड़ है। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। डेली हम प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं 50 क्वेश्चंस का। ये जो डेली हमारी क्लास होती है 11:30 में आपको वीडियोज क्लास मिल जाता है। इसके पहले भी ऑलरेडी दोस्तों हम आपके अदर क्लासेज कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ टेलीग्राम से जुड़िए, फ्री में नोट्स पीडीएफ फाइल प्राप्त कीजिए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को अवश्य फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए देर न करते ही हम शुरुआत करते हैं। आपके क्लास के प्रश्नों की बात करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न जो है आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न ही आपका इंटरेस्टेड प्रश्न हो जाता है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा भारतीय खड दर्शन का हिस्सा नहीं है। देखिए, मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशिक, सांख्य और योग, ये तीनों आपके भारतीय खड दर्शन के हिस्सा है, लेकिन लोकायत और कापली का आपका हिस्सा नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही हम बात करेंगे, आपके अगले प्रश्नों की बात कर लेते हैं कि अल्पसंख्यकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है। देखिए, अल्पसंख्यक के संबंध में कि अल्पसंख्यक शब्द जो होता है समानतः ऐसे समुदायों के लिए प्रयोग किया जाता है जो संख्या की जैसे शेष आबादी के मुकाबले बहुत कम होते हैं। और भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति और समाज सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। और संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। ये सही दिए गए हैं, लेकिन संविधान में केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों का उल्लेख है। ये आपका कथन असत्य दिया गया है। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न है कि परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन पूरे देश के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा निर्धारण के उद्देश्य से किया जाता है। यह एक स्वतंत्र संस्था है तथा इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। कौन सा कथन यहाँ पे आपका असत्य कथन बताना है। तो परिसीमन आयोग के संदर्भ में कथन अगर देखा जाए तो इसका गठन पूरे देश के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमा के निर्धारण के उद्देश्य से किया जाता है। यह कथन सत्य दिया गया है। यह एक स्वतंत्र संस्था है, यह गलत है। इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। दूसरा जो कथन है हमारा असत्य दिया गया है। यहाँ पे कर लेना है बी ऑप्शन को। और अगला प्रश्न है कि जैव विविधता के अधिकतम संकट कौन से कहलाते हैं। सभी लोगों को कमेंट करना है। जैव विविधता के अधिकतम जो संकट होता है वह होता है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी के साथ ही आपका अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है, और प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है, सभी लोग अच्छे तरीके से फीडबैक कीजिएगा। धरातल के किसी स्थान पर वायु का तापमान किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है। देखिए दोस्तों, धरातल के किसी भी स्थान पर जो वायु का तापमान होता है वह आपके स्थान की अक्षांश रेखा पर भी आपका प्रभावित होता है, समुद्र से दूरी पर भी, और महासागरीय धाराओं की उपस्थिति से भी, और स्थानीय कारक से भी, यानी ये सभी से होता है। तो डी ऑप्शन को हम यहाँ पे चयन कर लेंगे। अगला प्रश्न ये भी आपका इंटरेस्टेड प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन पहचानिए। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण और साख का सबसे अधिक भाग औपचारिक स्रोतों द्वारा होता है। यह कथन असत्य दिया गया है। बाकी कथन आपके सही दिए गए हैं कि साख के औपचारिक स्रोत के अंतर्गत व्यवसायिक बैंक एवं सहकारी समिति को शामिल किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखती है। दोनों कथन सही हैं। तीसरा कथन आपका असत्य दिया गया है, और यही पूछा जा रहा है कि असत्य कथन की पहचान कीजिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि गुप्त वंश के पहले प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त प्रथम के संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है। तो चंद्रगुप्त प्रथम में कि उसने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह किया था जो संभवतः नेपाल की थी, और उसने क्षत्रिय कुल में विवाह कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई। तो दो चीजें आपकी सत्य दी गई हैं, पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है ये भी इंटरेस्टेड प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अपवाह प्रतिरूप के संदर्भ में सुमेलित नहीं दिया गया है। देखिए, अपवाह प्रतिरूप के संदर्भ में नीचे आपके ऑप्शंस जो दिए गए हैं, तो इसमें से देखा जाए पहला ही आपका सुमेलित नहीं है। अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप पेड़ शाखाओं के अनुरूप अपवाह प्रतिरूप है, यह कथन आपका असत्य दिया गया है। और वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप सभी दिशाओं से बहने वाली नदियों का झील में विसर्जन से है, यह भी असत्य दिया गया है। तो सत्य क्या दिया गया है ये भी हमें जानना बहुत जरूरी। तो सत्य यह दिया गया है कि अरि अपवाह प्रतिरूप पर्वतों से निकलकर सभी दिशाओं में प्रवाहित होने वाली नदियों का प्रतिरूप है। और जाली नुमा अपवाह प्रतिरूप क्या है, जब नदियां एक दूसरे से समकोण पर मिलती हैं उसे जाली नुमा अपवाह कहते हैं। ये दोनों कथन सत्य दिए गए हैं। तो यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन असत्य दिया गया है। अब यहाँ पे आपको कथन और कारण से प्रश्न दिया गया है। कथन है कि स्वराजवादियों और अपरिवर्तनवादियों के बीच कोई बुनियादी मतभेद नहीं था। कारण यह है कि जब एक नए राष्ट्रीय संघ का समय जो है आया तब दोनों एक हो गए थे, इसलिए मतभेद नहीं था। तो ये दोनों सही कह रहे हैं, दोनों चीजें सही हैं और आर क्या कर रहा है, एक ही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। प्यारा सा प्रश्न है, प्यारा सा फीडबैक कीजिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण गोंडवाना लैंड के टूटने से हुआ, बिल्कुल सही बात है। प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती है, ये भी सही बात है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम में काली मिट्टी पाई जाती है, ये भी कथन सत्य है। तो ये सारे कथन सत्य दिए गए हैं, तो ये सभी वाला ऑप्शन हम सही कर लेंगे। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है कि जब किसी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। किसी अर्थव्यवस्था में किए जाने वाले क्रियाकलापों को मुख्यतः 3 वर्गों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। कौन सा कथन सत्य दिया गया है यहाँ पे बताना है, सभी लोग बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा दोनों कथन सही दिए गए हैं कि जब किसी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। दूसरा यह कि किसी अर्थव्यवस्था में किए जाने वाले क्रियाकलापों को मुख्यतः 3 वर्गों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। तो दोनों सही बातें दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन को चयन कर लेंगे। फर्स्ट और सेकंड दोनों सत्य दिए गए हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, गुप्तोत्तर कालीन कृषि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुप्तोत्तर कालीन कृषि के संदर्भ में देखा जाए तो इस समय कृषि अर्थव्यवस्था के केंद्र में बटाईदार या गैर स्वामित्व प्राप्त किसान आ गए थे और कृषि भूमि अनुदान की पद्धति को समर्थन प्राप्त हुआ था। दोनों कथन सत्य दिए गए, तो हम यहाँ पर भी सी ऑप्शन को चयन कर लेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है और इसमें फीडबैक आपका क्या मिलता है जानते हैं। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था दोस्तों। तो ग्रामीण सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों एवं छोटे शहरों में छोटे उद्योग लगाना। इसके साथ बैंक में ऋण के माध्यम से वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना था। तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का उद्देश्य आपने जान लिया, पहला ऑप्शन सही कर लेना है। इसके साथ अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी खनिजों की भौतिक विशेषताएं हैं जो खनिज के अध्ययन एवं पहचान में सहायक होती हैं। तो वह आपके देखिए वो खनिज भौतिक विशेषताएं जो खनिज के अध्ययन में सहायक हो
वह क्रिस्टल का बाहरी रूप भी होता है, विदलन भी होता है, विभंजन भी होता है और कठोरता भी होती है। तो ये सभी ऑप्शन जो दिया गया है हमारा सही हो जाएगा। इसके साथ अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। इसमें से सत्य कथन बताना है। देखिए, स्वामी विवेकानंद जी के कथन में उन्होंने भारतीय एवं पाश्चात्य दर्शन का गहन अध्ययन किया, ये भी सही बात है। उन्होंने 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये भी जान लीजिए कि शिकागो, जो अमेरिका में शिकागो नगर में आयोजित हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन में, किसने भाग लिया? आपके स्वामी विवेकानंद जी ने। कब भाग लिया था? तो 1893 ईस्वी में भाग लिया था। तो कई सारी चीजें आपको मालूम चल जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पे हमें सही कर लेना है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, ग्रंथ दिए गए हैं और उससे संबंधित विषय दिए गए हैं, इनको मिलान करना है। देखिए दोस्तों, जो कुरल ग्रंथ है यह धर्म अर्थ काम से संबंधित आपका हो जाता है, और जो तिरुकुलल है यह दार्शनिक ग्रंथ हो जाता है, और मणिमेय कलय जो ग्रंथ है यह महाकाव्य है, और शिल्प द्विकारम जो आपका है ये एक प्रेम कहानी है। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का तीसरा कर लेना, यानी जो बी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार के आपके ज्यादातर सोशल साइंस में पूछे जाते हैं, सामाजिक विज्ञान में पूछे जाते हैं, तो सारी चीजें आपको क्लियर होती जा रही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रवाल के संबंध में सही नहीं दिया गया है? देखिए, प्रवाल के संबंध में कथन कौन सही दिया गया है कि यह प्रवाल एक प्रकार की क्या होती है? कैलकेरियम चट्टान होती है। यह पॉलिप नामक छोटे समुद्री जीव के अस्थिपंजर से बनती है। प्रवालों के विकास के लिए सूर्य की पर्याप्त रोशनी आवश्यक होती है। ये तीनों सत्य दिए गए हैं, चौथा है आपका असत्य दिया गया है। अगला कि शाहजहां के पश्चात हुए उत्तराधिकार के युद्ध में कौन विजयी रहा? तो शाहजहां के पश्चात हुए जो उत्तराधिकार के युद्ध में जो विजयी था वह था औरंगजेब। भी ऑप्शन को सही कर लेना। अब अगला है कारण और कथन दिया गया है। कथन हमारा दिया गया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान राज्य और केंद्र सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों पर निर्वाचन आयोग का पूर्ण नियंत्रण होता है। कारण इसलिए है कि निर्वाचन आयोग इन अधिकारियों का स्थानांतरण कर सकता है या स्थानांतरण को रोक सकता है। तो यहाँ पे जो चीजें दी गई हैं दोनों कथन सत्य दिए गए हैं, पहला ऑप्शन यहाँ पे हम सही कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है कि मुगल कालीन समाज में महिलाओं की भांति पुरुषों द्वारा कान में कुंडल पहनने का प्रचलन किसने प्रारंभ करवाया था? तो वह था जहांगीर ने। जी हाँ, मुगल कालीन समाज में महिलाओं की भांति पुरुषों द्वारा भी कान में कुंडल पहनने का प्रचलन जहांगीर ने जो है प्रचलन प्रारंभ करवाया था। अगला जो प्रश्न है और भी आपका इंटरेस्टेड हो जाता है कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के संबंध में दिया गया कौन सा कथन सही दिया गया है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती के वन में कि यह वन भारत, उत्तर ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाया जाता है, सही दिया गया है। तो केवल फर्स्ट ऑप्शन में हम यहाँ पे सही कर लेंगे। अगला जो प्रश्न है कि चीन के औद्योगिक प्रदेश के संदर्भ में दिए गए युग्मों में कौन सा युग्म सुमेलित दिया गया है? चीन के औद्योगिक प्रदेश में तो दक्षिण मंचूरिया लौह इस्पात केंद्र, संघाई जलपोत और इंजीनियरिंग, चुमकिंग नगर सूती तथा रेशमी वस्त्र आयोग, तीनों सही दिए गए हैं। उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सभी लोग फीडबैक करते रहिए। एक बार सभी लोग कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम लिखते रहिए, जिससे एनर्जी कायम रहे, ये क्लास के कंटिन्यू काम रहे। आप लोगों से ही एनर्जी मिलती है, आप लोगों से ही मोटिवेशन मिलता है। इसी प्रकार कमेंट फीडबैक करते रहिए। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2016 में संसद ने बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 में संशोधन किया। इस संशोधन के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है? तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी व्यवसायों में तथा किशोरों में 14 से 18 वर्ष को जोखिमकारी व्यवसायों और प्रक्रिया में नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया। बिल्कुल सही बात है।
बच्चों या किशोरों के नियोजन को अब एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया है। तो दोनों कथन हमारे सही दिए गए हैं, तो यानी जो सी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर से संबंधित है। तो सभी लोग जानते हैं जो निगमन कर होता है ये हमारा प्रत्यक्ष कर से संबंधित हो जाता है। क्या होगा, निगमन कर जो है ये हमारे प्रत्यक्ष कर से संबंधित। काई, लाइकेन, चट्टानों पर उगने वाली वनस्पति किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। तो जो आपकी काई, लाइकेन, चट्टानों पर उगने वाली वनस्पतियां होती हैं वह आपकी किस प्रकार की जलवायु पर पाई जाती है, टुंड्रा जलवायु पर या टुंड्रा जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमें सही कर लेना है। तो नो डाउट सारी चीजें आपकी क्लियर हो रही हैं, सभी लोग कमेंट करते रहिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। पेट्रो रसायन उद्योग के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है। तो पॉलीमर, कृत्रिम रेशे और इलेस्टोमर्स, इन तीनों को शामिल किया जाता है पेट्रो रसायन में। तो यहाँ पे हम सी ऑप्शन को सही कर लेंगे। इसके साथ ही आपका अगला प्रश्न जो स्क्रीन पर ऑलरेडी दिया गया है कि ऋग वैदिक आर्यों के जीवन के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। कौन से कथन सत्य दिए गए। देखिए, ऋग वैदिक आर्यों के जीवन में कथन देखा जाए कि ऋग वैदिक आर्यों का जीवन पशुचारण पर आधारित था। ऋग्वेद में गविष्ट युद्ध का पर्याय था। ऋग वैदिक लोगों का भूमि पर निजी स्वामित्व नहीं था। तीनों कथन सही दिए गए। किसके संबंध में, आपके ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन के संबंध में। अगला कथन है निम्न कथनों पर विचार करना है, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है ये हमें बताना है। तो गांधी जी पश्चिम में प्रचलित राजनीतिक लोकतंत्र के स्वरूप को भी पसंद नहीं करते थे। बिल्कुल सही बात है। गांधी जी ने विवेकानंद तथा भारतीय पुनर्जागरण के अन्य नेताओं की भांति पश्चिमी सभ्यता की आलोचना की थी। ये भी सही बात है। तो दोनों सही बातें दी गई हैं, तो हम यहाँ पर भी सी ऑप्शन को सही कर लेंगे। इसी के साथ ही आपका जो अगला प्रश्न है स्क्रीन पर है कि गेहूं की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया। देखिए, गेहूं की फसल की खेती में वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होनी चाहिए। भारत में गेहूं का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी का मैदान है। गेहूं की खेती हिमालय पर्वतीय श्रेणी में 2700 मीटर की ऊंचाई तक की जाती है। लेकिन गेहूं मुख्यतः खरीफ की फसल है, ये आपका कथन गलत हो जाता है। गेहूं मुख्यतः किसकी फसल हो जाती है, सभी लोग बताइए, रबी की फसल हो जाती है। खरीफ की फसलें धान हो जाता है, ठीक है, उड़द मूंग हो गया। लेकिन रबी की फसल आपकी गेहूं है, चना है, ठीक है, ये हमारी क्या कहलाती है, सरसों हो गया, ये हमारी रबी की फसलें कहलाती। इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पे असत्य दिया गया है। इसी के साथ ही हम बात करते हैं अगले प्रश्न की कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोगों को क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसके द्वारा जो प्रयोग किया गया था कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा और खुरासान अभियान, सी ऑप्शन जो दिया गया है वह सही हो जाएगा। यह मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रयोगों को क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। कर में वृद्धि करना, राजधानी में परिवर्तन करना, सांकेतिक मुद्रा और खुरासान अभियान। इसी के साथ अगला कि यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। तो यदि कोई भी देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका प्रभाव होता है निर्यात क्या होते हैं, सस्ते होते हैं, और आयात क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करने से। निम्न में से कौन सा एक 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। वह बीज, सिंचाई व उर्वरक। एक 1960 के दशक के अंत में हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे अच्छा जो वर्णन कर रहा है वह कौन सा कर रहा है, आपका बीज, सिंचाई व उर्वरक। अगला प्रश्न है कि अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ICTZ सामान्यतः कहाँ पर पाया जाता है, जो एक अभिसरण का स्रोत होता है।
तो अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ICTZ सामान्यतः कहाँ पर पाया जाता है? विषुवतीय रेखा के निकट पाया जाता है, जो एक अभिसरण क्षेत्र होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया गया है। वैदिक धर्म के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। तो वैदिक धर्म क्या है? इहलौकिक था और उपासना की विधि स्तुत पाठ पर आधारित थी। पहला तीसरा सही हो जाएगा आपके वैदिक धर्म के संबंध। अगला जो प्रश्न दिया गया है स्क्रीन पर अब दिया गया है, प्रवास के संबंध में कथन दिया गया है। प्रवास, तो प्रवास के संबंध में कथन कौन सा सही दिया गया कि प्रवास हमेशा अस्थायी होता है, जो नगर से गांव की ओर जाता है। प्रवसन में एक व्यक्ति उत्प्रवासी होता है किंतु अप्रवासी नहीं होता। दोनों कथन सही दिए गए, इसलिए हम यहाँ पे पहले ऑप्शन को चयन कर लेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन से एक मूल कर्तव्य नहीं? देखिए, संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना, ये तीनों मूल कर्तव्य हैं। लेकिन पंचायतों का गठन करना ये मूल कर्तव्य नहीं है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो मूल कर्तव्य से भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। जब हुमायूं आगरा में गद्दी पर बैठा तो उस समय कौन सा क्षेत्र उसके अंतर्गत था? अब ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे जहां एग्जाम में हवा नहीं लगेगी। तो जब हुमायूं आगरा में गद्दी पर बैठा था तो उस समय कौन सा क्षेत्र उसके अंतर्गत था? काबुल भी था, कंधार भी था और आपका बत्सा भी था। तो ये तीनों थे। तो डी ऑप्शन हम यहाँ पे सही कर लेंगे। अगला कि राजपूत और अफगान सेना के मध्य युद्ध अजमेर और जोधपुर के बीच किस स्थान पर हुआ था? तो वह था दोस्तों सामेल। पहला ऑप्शन सटीक आंसर सही कर लेना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जो कथन सत्य है वह हमें बताना है। तो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा था और समुद्रगुप्त को सभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा था, कभी पराजय का सामना, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त के पास दूत भेजा और समुद्रगुप्त को कभी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। तो पहला और दूसरा कथन सही दिए गए हैं, तो पहले ऑप्शन को हम यहाँ पे चयन कर लें। अगला प्रश्न प्यारा सा प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए मंगोल आक्रमणों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में मंगोल आक्रमण के संबंध में जो कथन सही दिया गया है कि मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए उसने एक विशाल अस्थायी सेना का गठन किया था। किसने किया था? विशाल अस्थायी सेना का गठन किया था। तो केवल बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के हुए मंगोल आक्रमण के संबंध में। देखिए, हिस्ट्री, इतिहास, अर्थशास्त्र ये सारे आपके सिलेबस में हैं। कहीं से भी पूछा जाएगा, कितना भी पुराना पूछा जाएगा, इसलिए सारे संभावित ये 3000 MCQs में लेकर आए हैं। अब निम्नलिखित कथनों पर विचार, कथन ज़्यादा आएगा जान लीजिएगा, और कौन सा कथन सही दिया गया इसी में ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। देखिए, उत्तर पश्चिमी हिमालय में हिम नदियाँ जो हुए बाल्टोरा और सियाचिन में स्थित है, ये भी सही बात है। काराकोरम श्रेणी उत्तर पश्चिमी हिमालय का भाग है, ये भी सही बात है। संसार का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर केटू इस श्रेणी में स्थित है, ये भी सही बात है। तो तीनों सही बातें दी गई हैं, तो डी ऑप्शन को सही कर दीजिए, नो डाउट। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न और भी इंटरेस्टेड हो जाता है कि संघ लोक सेवा आयोग निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? संघ लोक सेवा के संबंध में कथन दिए गए हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि इस आयोग के सरकार के संबंधों को प्रधानमंत्री समन्वित करता है, यह कथन पूर्णतः गलत है। इसके सदस्यों को वेतन और भत्ते भारत की समेकित निधि पर भारित होती है, सही बात है। आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त कोई सदस्य इस आयोग का किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त के लिए पात्र होता है। संविधान इसके अध्यक्ष को सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त होने पर रोक लगाता है, संघ लोक सेवा आयोग। लेकिन इस आयोग
कि सरकार के संबंधों को प्रधानमंत्री समन्वित करता है, यह कथन आपका गलत दिया गया है। अगला जो कथन है, कथनों पर विचार करना है, कौन सा कथन सही दिया गया है। तो भारत में शासन की संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, बिल्कुल सही बात है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रमुख होता है, ये भी सही बात है। कार्यपालिका विधायिका के प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होगी और उसे नियंत्रित भी होगी, तीनों सही बातें दी गई हैं। तो डी ऑप्शन को हम यहाँ पे सही कर लेंगे। अगला कथन दिए गए हैं, कौन सा सत्य है यह बताना। सातवाहन और कुषाण साम्राज्यों में नगरों की उन्नति का एक कारण रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार था। कुषाण साम्राज्य के कारण पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नगर समृद्ध हुए। कुषाण राजाओं के मार्गों की सुरक्षा का प्रबंधन किया था। तीनों सही दिए गए हैं, डी ऑप्शन को सही कर लीजिए। टेलीग्राम से जुड़िएगा, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज से जुड़िएगा। अगला है जल और स्थल के आपके स्थानिक वितरण के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। जल और स्थल के स्थानिक वितरण, तो इसमें वायु दाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण के कारण बनती है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि जैन साहित्यिक स्रोतों के संबंध में कथनों पर विचार करना है। जैन साहित्य में, तो जैन ग्रंथों की रचना प्राकृतिक भाषा से हुई थी और जैन ग्रंथों के व्यापार और व्यापारियों के उल्लेख बार बार मिलते हैं, पहला और तीसरा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। शब्द और अर्थ दिए गए। देखिए, वली ईश्वर का मित्र, सही बात है। सुन्ना पैगंबर के व्यवहार, वारिस खलीफा, तीनों सही दिए गए। लेकिन खान का है संगीतमय प्रस्तुति, ये आपका गलत दिया गया है। शब्दों के अर्थ, खान का है मतलब संगीतमय प्रस्तुति, बाकी आपके सही दिए गए हैं तीनों, और सी वाला आपका सत्य दिया गया है। 1890 में कांग्रेस सत्र को संबोधित करने वाली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी। और ऐसा प्रश्न आएगा, बताइए एग्जाम में कैसे दे पाएंगे, जब आप लोग क्लास अटेंड करेंगे तभी दे पाएंगे। तो 1890 में कांग्रेस सत्र को संबोधित करने वाली कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कौन थी। कादम्बिनी गांगुली। कौन थी? कादम्बिनी गांगुली। अगला प्रश्न है, सांची स्तूप के संबंध में कथन पर विचार कीजिए। तो सांची स्तूप के संबंध में कथन यह है कि वर्तमान समय में यह स्तूप नष्ट हो चुका है, सी ऑप्शन सही हो जाए। तो आई होप सभी प्यार में अच्छे तरीके समझ गए होंगे। अपने शिक्षक भर्ती टीटी फैमिली को ज्वाइन कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर लिया होगा, क्योंकि राष्ट्र हित में यह टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपने समझ लिया। आई होप आपकी अगली क्लास पे हम मिलते हैं। बाकी आपकी 7 PM में बाल विकास की लाइव क्लास होगी, तो 7 PM में अवश्य आइए। अगर आप लोग लाइव क्लास में नहीं आ पाते हैं तो चैनल को विजिट कीजिए, वीडियो क्लास आपको मिल जाएगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम से जुड़िए, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज से जुड़िए, सारा लिंक आपको दिया गया है। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।